ओके, सो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा न्यू टॉपिक है आज पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, कई बार काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीएस में भी और एनडी में भी, ठीक है। और यार सीडीएस के लिए ना और एनडी के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पार्लियामेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अपने पार्लियामेंट के बारे में कि कैसे बना, क्या क्या चीजें हैं। आज ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे और आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद कुछ नहीं आएगा। जितना कराऊंगा आपको सारी नॉलेज दे दूंगा पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट में क्या है मेनली और क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं अपना सेशन, दैट इज पार्लियामेंट। ओके, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास बाई कैमरल है हमारा लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल है तो उसमें होता क्या है कि उसमें दो प्रकार के हाउसेज है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। बेसिकली 1954 में इसके जो हिंदी नेम डले थे दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, तो हम लोग करते हैं वही पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली हम लोग, मैं कह रहा हूं इनडायरेक्टली हम लोग इनको वोट करते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कैसे? इसका मतलब है कि देखो, एक बहुत स्ट्रक्चर वे में लेके आया उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब वी आर पीपल ऑफ इंडिया हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हम लोग अपने एमपी को और एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमएलए को तो इलेक्ट करते हैं ना, जैसे कोई गुरदासपुर से या कोई पंजाब से अलग अलग एमएलए हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा को और डायरेक्टली वो क्या करते हैं, लोकसभा में जाके मेंबर बन जाते हैं। बट ऐसा राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में जब हम लोग पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट कर दिया है पीपल्स को। अब इसमें क्या होता है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पीपल इलेक्ट हो जाते हैं फिर इनका बाय पीआरएसटी वो आगे डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो जो मेंबर्स है वो राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं बाय पीआरएसटी, बाय पीआरएसटी मेथड। ये आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसफरेबल वोट वाला। जो अब देखो, अब सारे मेंबर्स तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बन ही जाएंगे एमपी यहाँ पे आके राज्यसभा में, तो कुछ कुछ बंदे ही बनेंगे राज्यसभा में, ठीक है। और अब देखो बाकी प्रेसिडेंट की वोटिंग। अब यार प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है ना वो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि हमारे इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। हम लोग वोटिंग तो कर रहे हैं बट इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। कैसे? हम लोगों ने यहाँ पे अपने बंदे उठा रखे हैं एमपीज राज्यसभा में और लोकसभा में, और जो मेंबर्स हैं ये वाले मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। जब ये इनडायरेक्टली वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है ये हमारी लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग में नहीं बैठता, ठीक है, बट ये बहुत जरूरी पार्ट है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट, तो जो हमारे चुने हुए मेंबर्स हैं ये वोट करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोगों ने इनडायरेक्टली वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये मेंबर्स बिठा के रखे हैं यहाँ पे, तो यही जो मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं बाय द इनडायरेक्टली वे ऑफ मेथड। आई होप आप लोगों को समझ लगा होगा, एक बार आप नोट कर लो इसको। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेज। मतलब कि यार इनमें कितने मेंबर्स हैं और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज लोकसभा की। ओके, तो लोकसभा में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 81, ये याद करना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 81 हमें बोलता है कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 रहेगी। हमेशा लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 550 ही रहेगी, और जो 550 है 550 में से 530 फ्रॉम स्टेट्स आएंगी और जो 20 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, दैट इज यूटी से आएंगे। बट आप लोगों को कुछ याद होगा कि यार सर जो दो मेंबर्स हैं वो तो नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट हर टाइम, यस वो करता था। हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास 552 मेंबर्स थे, और जो हमारे पास दो मेंबर्स थे वो थे एंग्लो इंडियंस, वो थे हमारे पास एंग्लो इंडियंस। ओके, ठीक है यार, पहले एंग्लो इंडियंस थे। तो हो क्या रहा था कि पार्लियामेंट में ना तब से चला हुआ है, जब से पार्लियामेंट बनी हुई है हमारी तब से चल रहा है ये यार कि दो एंग्लो इंडियन के लिए सीट जो है वो रिजर्व है। बट अभी क्या किया उन्होंने, बाय द 104th अमेंडमेंट, याद रखना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, बाय 104th अमेंडमेंट। ओके, जब हमारी 104th अमेंडमेंट होती है वो क्या करती है, वो हमारे टू एंग्लो इंडियन जो है उनको खत्म कर देती है कि यार कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहेगा। इसका मतलब सारे के सारे मेंबर्स हमारे इलेक्टेड ही हैं लोकसभा के।
लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्टेड आएंगे, कोई भी मेंबर नॉमिनेटेड नहीं होगा। बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट ये क्या करता है, एब्रोगेट करता है, खत्म कर देता है। एब्रोगेट एंग्लो इंडियंस, एब्रोगेट सिंपल लिख दो नॉमिनेशंस, एब्रोगेट नॉमिनेशंस इन लोकसभा, इन लोकसभा, जो कि हमारे पास दो एंग्लो इंडियंस है, ठीक है। तो इसमें क्या समझ लगा हम लोगों की, 104th अमेंडमेंट एक्ट है वो खत्म कर देता है दो एंग्लो इंडियंस को। तो इसका मतलब है अभी हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 550 की, उसमें से 530 मेंबर्स है वो स्टेट से आएंगे और 20 मेंबर्स हैं जो यूटी से आएंगे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास टोटल 524 मेंबर्स स्टेट से आए हैं और 19 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट लोकसभा दैट इज 17th लोकसभा की बात कर रहा हूं कि 19 मेंबर्स हैं वो यूटी से आए हैं अभी, और 524 मेंबर्स हैं जो कि स्टेट से आए हैं इस बार। ओके, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करने जा रहा हूं मैं, जो कि अमेंडमेंट नंबर 61। ओके, याद करिएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यार इससे क्या हुआ था, पहले हमारी वोटिंग एज क्या थी 21, राइट, 21 एज थी हमारी वोटिंग, बट अभी 21 को काट के हमारी वोटिंग जो एज बन गई है वो रह गई है सिर्फ और सिर्फ 18, ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने डाला है कि पहले 21 इयर्स ऑफ एज से, 21 ईयर्स से हमें 18 ईयर एज मिल गई है, 18 ईयर टू वोट, वोट करने के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर ये चीज आई है और 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर ये थी, और आर्टिकल नंबर 81 हमें ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कितनी कितनी है, ठीक है। आप एक बार नोट कर लो, आई होप आपको समझ लगा होगा। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, हमने पिछले अभी बात की लोकसभा के बारे में। ओके, अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, मैंने याद करो मैंने बोला था आर्टिकल नंबर 81 जो कि हमें बताता है कि उसकी 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी लोकसभा की, और आर्टिकल नंबर 80 में बोलता है कि 250 मेंबर्स जो है वो स्ट्रेंथ रहेगी, टोटल स्ट्रेंथ होती राज्यसभा। ओके, तो जो 250 मेंबर्स है, आउट ऑफ 250 238 आर डायरेक्टली कम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, और 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। मेरे को पता है लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है इसको याद करने के लिए, बट सिंपल याद कर लो, जो 12 मेंबर्स हैं वो हमारे डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। अब देखो ऐसा तो है नहीं प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट कर रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट करते हैं या किसी और कोई एक्टर को नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ कर रहे हैं आर्ट, कि उस बंदे की शायद आर्ट आर्किटेक्चर में अच्छा हो या आर्ट में अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद है लिटरेचर, लिटरेचर, ओके, सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस करता है, कोई एनजीओ वर्क खोला है या फिर समथिंग किसी की हेल्प करता है, गरीबों की हेल्प करता है, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगला लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास साइंस, साइंस की, ठीक है। तो जो 12 नॉमिनेट मेंबर्स करता है वो प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस की बेसिस के ऊपर इनको नॉमिनेट करता है। तो ये था हमारे बारे में राज्यसभा के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कि इनकी इलेक्शंस कैसे होती हैं। आप लोगों को ये समझ आ गया, एक बार आप नोट कर लो इसको। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, कि यार लोकसभा की इलेक्शन कैसे होती है। देखो, इलेक्शन मतलब लोकसभा की, जैसे आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट में से कोई ना कोई एमपी बाहर निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ना कोई एक एमपी बाहर निकला, तो उनकी जो इलेक्शन होती है वो देखते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मैं कह रहा हूं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जो बंदा पहले आ गया वो जीत गया, जो बंदा भी पहले आ गया मतलब वो जीत गया। ओके, तो इसकी इलेक्शन कैसे होती है कि कैसे वो सेट करते हैं बाउंड्रीज को, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, प्लीज ध्यान दिए इस पे, ठीक है। तो होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल पंजाब को लेते हैं, ठीक है। एक पंजाब है और पंजाब के अंदर कुछ स्टेट्स है, सॉरी एक पंजाब है फुल, एक पंजाब स्टेट है, ठीक है। और पंजाब के स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। इसका मेन मकसद क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मेन मकसद होता है कि उसकी जो बाउंड्रीज है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेम पॉपुलेशन आए, सेम पॉपुलेशन आए, ताकि कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, कोई भी एमपी के साथ, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट जो एमपीज बाहर निकलेंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि सारे के सारे एमपीज को सेम इक्वल पॉपुलेशन मिले, पीपल्स की सेम पॉपुलेशन ऑफ पीपल्स उनको मिले, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यार एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5000 बंदे रह रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर 6000 रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ
जो पोर्शन होगा D2 का, जो डिस्ट्रिक्ट सेकंड का पोर्शन होगा वो थोड़ा सा ना D1 में मिला देगी, ताकि कि दोनों के दोनों इक्वल रह सकें। 5500 डिस्ट्रिक्ट 1 में पीपल हो और डिस्ट्रिक्ट 2 के अंडर 5500 पीपल हो। इस हिसाब से वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी करते हैं ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट की। ओके, अब इसमें होता क्या है, मैंने एक डायग्राम बनाई है, वेव डायग्राम बनाई है, आपको शायद समझ लगा हो कि C1 का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, क्या जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फुल फॉर एग्जांपल पूरी स्टेट है और इस स्टेट के अंडर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल। ओके, तो यार इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर क्या था कि यहाँ पे ना यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या था कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 5000 बंदे थे, और सपोज करो कि डिस्ट्रिक्ट 2 के पास क्या थे, कितने बंदे थे, इसके पास थोड़े कम थे। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इसके पास चलो थोड़े से ज्यादा थे। फॉर एग्जांपल इसके पास टोटल 6000 पीपल्स थे, ठीक है, और इसके पास 5000 है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा पोर्शन देखो लाइन ली, थोड़ा सा पोर्शन हमने D2 से ले लिया, डिस्ट्रिक्ट 2 से ले लिया, ताकि दोनों के दोनों इक्वल हो सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे D का मतलब है डिस्ट्रिक्ट और MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से क्या हुआ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 1 से इक्वल पॉपुलेशन चुनी गई फॉर एमपीज के लिए। ईच एंड एक स्टेट के अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंडर कुछ ना कुछ एमपीज आएंगे, कोई ना कोई एमपीज आएंगे। ओके, तो वो जो एमपी जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो लोग लोकसभा के लिए, तो वो क्या करते हैं, सेम पॉपुलेशन होती है उनकी, डिस्ट्रिक्ट 1 में भी सेम पॉपुलेशन होगी, डिस्ट्रिक्ट 2 में भी सेम पॉपुलेशन होगी, इस हिसाब से एक एमपी के लिए, क्योंकि हमने जो पोर्शन है उसको डिवाइड कर रहे हैं। D1 के अंडर ज्यादा है तो D2 के अंडर कम है, तो हम D1 का पोर्शन D2 को दे देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये फर्स्ट मेथड है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक बार इसको नोट करो। ओके, तो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है रीएडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसेस। ओके यार, अब मैंने आपको बता तो दिया कि पॉपुलेशन के वाइज हम लोगों ने किया गया था, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया, ताकि कि हमारे जो एमपीज है वो इक्वल पॉपुलेशन उन सभी को मिले। ओके, अब यार आगे पॉइंट आता है कि सर अब ऐसा तो नहीं है ना कि पॉपुलेशन सेम रहेगी, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में अंदर 5000 बंदे इस साल है तो अगले साल 6000 हो जाएंगे, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना यार। ओके, तो उस हिसाब से हर साल हर मतलब सेंसिस होती है। जब हमारी सेंसिस होती है तो सेंसिस के अंडर क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन को फिर से कंबाइन करते हैं कि भाई कितनी पॉपुलेशन है ऑफ ईच स्टेट, और फिर उस हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं। तो जब अभी तो सेंसस हुई नहीं है, 2020 में होनी थी, बट ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक के कारण नहीं हो पाई, और अभी तक नहीं हुई है, बट होपफुली कि वो अगले साल या इसी साल हो जाए। ओके, अभी बात करेंगे जब हमारा रीएडजस्टमेंट ऑफ ई सेंसेस होते हैं उसे होता क्या है। अब यार देखो, एक सिंपल फंड है यार लोकसभा में, क्या कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सीट्स। यानी कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा सीट्स होंगी। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा सीट्स है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल पंजाब को ले लो, थोड़ी कम सीट्स है, काफी कम सीट है। सिक्किम को ले लो, काफी कम सीट्स है लोकसभा में। तो इसका मतलब क्या है यार कि जब हमारी सेंसस होती है, सबसे पहले तो हमारी राज्यसभा की जो सीट्स है उसमें लोकसभा की जो सीट्स है उसमें वेरिफिकेशन आता है, थोड़ा सा ना उसमें ऊपर नीचे होता है काम कि सीट्स बढ़े स्टेट की या स्टेट की कम हो, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी बताया है अगर हमारे पास रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस होगी तो उससे हमारी यार देखो, अगर पॉपुलेशन वेरी कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो, और उनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा, हलचल होगी। हो सकता है कि D2 की पॉपुलेशन कम होगी हो, D1 की ज्यादा होगी हो, तो हमें थोड़ा D1 की पॉपुलेशन D2 को देनी हो। इसका मतलब है कि हमें अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरूरत है। बट आप कहोगे कि यार आज तक देख लिया, 1991 से चले आ रहे हैं और आज 2024 हो गया, बट सर जो सीट्स हैं लोकसभा की वो तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई सेंसस भी हो रहे हैं, जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं डाला गया। तो यार अब ऐसा हुआ है कि जो सीट्स हैं, मैं कहूंगा एक ना बोल रहा था पहले डिलिमिटेशन, इसको देख लो। डिलिमिटेशन का मतलब है कि नंबर फिक्सिंग ऑफ लिमिट्स एंड बाउंड्रीज फॉर द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टीसी को मैं लिख रहा हूं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, डिलिमिटेशन कहता है कि यार कि जैसे सेम कि
फिक्सेशन करना एक लिमिट को, जब लिमिट सेट करना, जब बाउंड्री सेट करना एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। ओके, अब आगे बात करेंगे हम लोग कि यार जो हमारे सेंसस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग 1991 से जो हमारा, यहां पे लिख रहा हूं, जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं, मैं कह रहा हूं जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं, जितने भी हमारे एमपीज बैठ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टेट से इतने बैठ रहे हैं, ठीक है, इससे इतने बैठ रहे हैं, तो वो रिजर्व्ड है, मतलब कि वो जो है वो हमारे 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि 1991 में जो सेंसस हुआ था उसके अंडर कितने सीट्स आ रही है उस स्टेट की, उस हिसाब से लिख रहे हैं। सो लोकसभा सीट्स जो है वो हमारी 1991 सेंसस से आ रही है, जो हमारी 1991 सेंसस है। ओके, और जो डीलिमिटेशन है या जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स कर दिया गया, अभी फिलहाल के लिए जब तक सेंसस नहीं होता तब तक तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारी डीलिमिटेशन है, जो हमारी डीलिमिटेशन है मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स करना। ओके, तो उस वो सेंसस के अकॉर्डिंग किया गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 सेंसस के अंडर हमारी जो डीलिमिटेशन है, जो हमारी डीलिमिटेशन है वो सेम है, जो हमारी डीलिमिटेशन है वो सेम है। कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करना होता है ना, वो 2001 के सेंसस के अंडर किया गया था, वो अभी तक यही है। और जो लोकसभा की सीट्स थी वो 1991 सेंसस के दौरान ही चलती आ रही है। अब ऐसा क्यों है यार, एक ना 87th अमेंडमेंट, एक ना 87th अमेंडमेंट था, 87th अमेंडमेंट के अंडर ये चीजें बोली गई हैं। 87th अमेंडमेंट में बोलता है कि यार 2001 सेंसस जो है उसके हिसाब से हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होगी, मतलब कि वो सेम रहेगा उस हिसाब से। ओके, तो लोकसभा जो 84th अमेंडमेंट है, यहाँ पे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो हमें बोलता है कि जो सीट्स है, जो सीट्स रहेगी लोकसभा की वो 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और आपको पता है कि फिर से कि जो 2020 में हो रहा था उसके बाद उन्होंने फिर से एक्सटेंड कर दिया कि 7 साल के लिए, 10 साल के लिए हमारी जो है वो सेम रहेगी सीट्स, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लो पूरा पूरा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि लोकसभा के अंडर, अब यार ऐसा भी नहीं कि जो लोकसभा है उनके अंडर कोई सीट्स रिजर्व नहीं है, तो लोकसभा के अंडर भी सीट्स रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और शेड्यूल्ड कास्ट की, उनकी जो होती है रिजर्वेशन होती है सीट्स की। तो ये क्या होता है, ये हर 10 साल के लिए होता है। तो इस बार क्या हुआ है, बाय 104th अमेंडमेंट, बाय 104th अमेंडमेंट के अंडर, 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इनकी जो 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं, सीट्स को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सीट्स है उनको रिजर्वेशन 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, और 2030 तक बढ़ा दिया गया है, 2030 तक। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। ओके, तो अगला हमारे पास टॉपिक आता है कि जो लोकसभा है उनके जो मेंबर्स की इलेक्शन, जो हमने डिस्कस कर लिया कि इनकी इलेक्शन कैसे, मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेट करते हैं, पहले एसएसएल करके होती है, बट ना एक इसमें ट्विस्ट है। देखो जो लोकसभा की इलेक्शन है ना वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होती है, और जो राज्यसभा की है ना वो होती है हमारी बाय पीआरएसटीवी मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यार देखो इसका ना थोड़ा सा फंडा क्लियर है कि यार अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेंबर आएगा। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 3 मेंबर्स जो है नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है, 3 मेंबर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एमपी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेंबर ए है, मेंबर बी भी हुआ है, और मेंबर सी, ये तीनों के तीनों एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेट हुए हैं फॉर द सीट ऑफ एमपी के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल इसको टोटल 40% ऑफ वोट मिली है, इसको 35% वोट मिली है, और इसको हमारे पास टोटल 39% वोट मिली है, फॉर एग्जांपल। ओके, अब यार जो 40% इसको वोट मिली ना, ही विल डिक्लेयर एज विनर, कि जिसकी सबसे ज्यादा वोट वो बंदा होगा विनर भाई। अब मेंबर बी मेंबर सी हमारे हार गए, बट जो मेंबर ए था वो जीत गया, क्योंकि उसको जो वोट है उसको सबसे ज्यादा मिली है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार इसको नोट करो। ओके,
तो हमने पिछली बार अभी डिस्कस किया है कि यार लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्शन होती है, बाय द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जो बंदा फर्स्ट आ गया वो जीत गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो मेंबर्स हैं वो पीआरएसटीवी के डायरेक्ट अकॉर्डिंग ही राज्यसभा के जो मेंबर वो इलेक्ट होते हैं। एक बात याद रखना, जो पीआरएसटीवी है ये कौन कौन से मेथड ऑफ इलेक्शन है, बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं, प्लस प्रेसिडेंट, प्लस जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारी तीन चीजें हैं ये हमारे पीआरएसटीवी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होती हैं। तो इसका मतलब जो पीआरएसटीवी है बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ओके, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यार, एक ना जब पीआरएसटीवी के राज्यसभा में जब वो होती है, ठीक है, तो उसके जो एमपीज हैं, जो एमएलएस हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी वोट जो हमारे पास यहाँ पे एमपीज हैं ऑफ दी राज्यसभा के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं। अब ठीक है, जब वो वोट कास्ट किए उन्होंने और उनकी कुछ ना कुछ वोट का प्राइस होगा, जितनी पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा प्राइस होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यार, इसका एक ना कोटा बनाते हैं हम लोग, एक कोटा सेट कर देते हैं यार कि इतने कोटे से ही करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों को पीआरएसटीवी का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल एक ना मैंने कोटा सेलेक्ट कर दिया यार कि फॉर एग्जांपल एक जार है, ठीक है, एक कंटेनर है। ओके, एक कंटेनर के अंदर मैंने बोला कि यार इसके अंदर मैंने लिमिट सेट कर दी कि मेरे पास अगर मेरे पास 10 फॉर 1000, अगर मेरे पास 1000 वोट आएंगी, अब जो बंदा 1000 वोट के ऊपर पहुंच गया मतलब वो जीत गया, और जो बंदा 1000 वोट के नीचे रह गया इसका मतलब वो बंदा हार गया। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मेंबर्स थे, मेरे पास 3 बंदों ने एक लड़ाई की। अब वो कहते हैं कि मेरे को एमपी बनना है भाई, मेरे को राज्यसभा में जाना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं सर। ओके, तो ये 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका नाम है ए का नाम है बी और ए का नाम है सी। फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि जो ए है इसने कोटा पार कर लिया, मैंने कोटा सेट किया था 1000 वोट का, फॉर एग्जांपल इस बंदे को वोट मिली 1001, ठीक है, और इस बंदे को वोट मिली टोटल 1000, ठीक है, और इस बंदे को वोट मिली टोटल 900, फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे ने पहले कोटा पार कर लिया, जिस बंदे ने कोटा पार कर लिया उस बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा कि बंदा भाई ये बंदा इलेक्टेड है हमारी तरफ से। ओके, और जो अब बात आती है कि अगर इनका जो कोटा है ये क्लियर ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो होगा कोटा के ऊपर निकल गए तो वो इलेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर ये कोटा के नीचे रह जाए सारे मेंबर्स, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं ए बी और सी मेंबर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए के पास टोटल 900 वोट्स हैं और इसके पास टोटल 850 वोट्स हैं और इसके पास टोटल 800 वोट्स हैं। बट कोटा क्या था 1000 वोट का, और मेरे को तीनों में से कोई एक मेंबर को सिलेक्ट करना है यहां से। ओके, अब मैं करूंगा क्या यार, इनकी ना देखो, इनको एक सीक्रेट बैलेट मिलता है। अब सीक्रेट बैलेट के अंदर ना एक प्रेफरेंसेस होती हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेफरेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इसको 900 वोट मिलते, इसको 850 और इसको 800 वोट्स मिलेगी। ओके, जो ए के अंडर है, ठीक है यार, ए के अंडर इससे प्रेफरेंस बढ़ी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, इससे प्रेफरेंस बढ़ी थी 3 2 1, इससे प्रेफरेंस बढ़ी थी फॉर एग्जांपल 2 3 1, इससे 2 1 3। ओके, अब जो जिस बंदे की सबसे कम वोट है, जिस बंदे की 800 वोट है ना, 800 वोट है, इस बंदे की वोट्स को यहां पे 800 पे क्रॉस लगा देंगे, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस को काट देंगे सभी, क्योंकि किसी ने कोटा पार किया ही नहीं है, किसी ने तो कोटा पार किया ही नहीं है। अब क्या वो करेंगे, अब वो सी की मतलब सी के अंडर कोई ना कोई मेंबर्स होंगे, अंडर नीचे कोई मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने सी को वोट किया होगा, तो उन्होंने अपनी थर्ड प्रेफरेंस बढ़ी होगी। अब उनकी थर्ड जो प्रेफरेंस होगी उनको चेक करेंगे और वो नंबर बी में ऐड कर देंगे और नंबर ए में ऐड कर देंगे कि जिन बंदों ने जो कि सी को वोट किया था, जिन्होंने सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस बढ़ा था नंबर 1 या नंबर 2 को वोट करने के लिए, वो वोट्स क्या होंगी, वो ए में ऐड होती रहेंगी और वो बी में ऐड होती रहेंगी। फिर जब इन वोट्स को प्लस करके देखेंगे और देखेंगे कि जब कोटा पास हो जाएगा, जो कोटा है ये वाला पास हो जाएगा, फिर तो ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे यार कि किस बंदे को जितनी ज्यादा वोट्स मिली है वो सिलेक्ट हो जाएगा और जिस बंदे को जितनी कम वोट्स मिली है वो रह जाएगा। अगर कोटा फिर भी पास नहीं होता है तो फिर वो थर्ड प्रेफरेंस को चेक करेंगे, फिर वो थर्ड प्रेफरेंस को डालना शुरू कर देंगे। अच्छा, थर्ड प्रेफरेंस में फर्स्ट टाइम इसको बढ़ा था 1, ओके 2, ठीक है, तो ए में इतनी ट्रांसफर वोट कर दो और बी में इतनी वोट ट्रांसफर कर दो। दिस इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इसीलिए इसका मतलब है कि ट्रांसफर करना वोट्स को, मतलब वोट्स को ट्रांसफर बांट देना। जो सी था वो तो रह गया, अब सी की जो वोट्स जो रह गई थी उसने क्या, उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी उन्होंने, सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से उसको बी को वोट दे दी और ए को वोट दे दी, क्योंकि सी की जो सी को इलेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स, उन्होंने कोई ना कोई, उनके जो मेंबर्स होंगे कहीं ना कहीं, अब उन्होंने कोई ना कोई मेंबर्स के लिए उन्होंने अपना भी एक सेट किया होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल 2 1 3 फर्स्ट प्रेफरेंस थी, 1 2 3 थर्ड प्रेफरेंस थी और अगली प्रेफरेंस थी 3 2 1 सेम, ठीक है। अब ऐसे सोन चलते रहेंगे इनके मेंबर्स। ओके, अब यार फर्स्ट प्रेफरेंस को तो काट दो, फर्स्ट प्रेफरेंस को मैंने बोला काट दो। अब 2 को नंबर, अब जो नंबर बी है इसको कितनी वोट्स मिली हैं, 2, 1 2, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा 850 में से। इसको कितनी वोट्स मिली नंबर 1 को, सिर्फ एक ही अभी तक तो, ठीक है जी। इसको क्या कर देंगे +1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको +1 कर देंगे, इसको +2 कर देंगे। इस हिसाब से एंड तक चलेंगे और उसको ऐड करते रहेंगे, तो जो जीता वो वैसे सिकंदर, उसको एमपी की सीट मिल गई, वो राज्यसभा में चला गया, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज पीआरएसटीवी। पीआरएसटीवी जो मेथड है ये आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में आएगा और मेंबर्स ऑफ द चूजिंग राज्यसभा में इंपॉर्टेंट है। एक बार आप नोट कर लो पीआरएसटीवी मेथड क्या होता है, आपको मेनली समझना है इसके बारे में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो अगला हमारे पास टॉपिक आता है ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं यार कि कैसे हमारी इलेक्शंस होती है राज्यसभा की, लोकसभा की सिर्फ, ठीक है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यार कि इनकी ड्यूरेशन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जो लोकसभा है ना, एक बात याद रखना, जो लोकसभा है ना वो डिसॉल्व हो सकती है। क्यों, आगे बताता हूं। जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। फिर से लिख लो, राज्यसभा जो है वो हमारी पास एक परमानेंट बॉडी है और जो लोकसभा है वो हमारे पास एक टेम्पररी बॉडी है, टेम्पररी। ओके, अब बात करें ड्यूरेशन की। यार जो लोकसभा है ना उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का टाइम पीरियड है। बट यार क्या ये डिसॉल्व हो सकती है सर, 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है? सो इट्स आंसर इज यस, इट कैन बी डिसॉल्व। ये कैसी होगी, जब हमारे प्रेसिडेंट जो पीएम है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि यार कि अब ना हमारे पास कोई भी कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, हमारे पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में, तो आप हमारी लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तो तब हमारी डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा। यस करेगा प्रेसिडेंट, करेगा डिसॉल्व, डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पीएम, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। बाय आर्टिकल 83 नंबर 2 हमें बोलता है कि लोकसभा का टाइम पीरियड है 5 साल का। ओके, अब बात करेंगे राज्यसभा की। यार जो राज्यसभा है ना वो परमानेंट बॉडी, वो है परमानेंट बॉडी। बट अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो परमानेंट बॉडी है तो जो उसके मेंबर्स हैं वो कभी भी रिटायर नहीं होंगे। इसका क्या सीन है कि जो इसके मेंबर्स है ना वो हर 2 साल के बाद, मैं कह रहा हूं हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है वो क्या करेंगे, वो हमारे एक्सपायर होते रहेंगे, मतलब एक्सपायर देश से नहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि वो लोग रिटायर होते रहेंगे। एवरी 1/3 एवरी सेकंड ईयर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो क्या होते रहेंगे, वो रिटायर होते रहेंगे। और राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। जो राज्यसभा है ये परमानेंट बॉडी है, ये टेम्पररी बॉडी नहीं है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। जो राज्यसभा है ये कभी भी डिसॉल्व, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। लोकसभा हो सकती है बट राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। ओके, तो अगला हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर। यार देखो इनके पास ना कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वैसे इनको सच बता रहा हूँ। यार कोई 12वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, किसी ने पढ़ाई नहीं की, किसी ने नर्सरी भी नहीं की, और बताओ ऐसे मेंबर्स भी जो कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वो सिटीजन होना चाहिए भाई, इंडिया का सिटीजन तो होना चाहिए यार, ठीक है। सेकंड बात है कि यार राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स है ना उनकी जो एज है वो यार 30 साल या 30 साल से ऊपर होनी चाहिए यार। देखो नॉट लेस देन 30 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो लोकसभा है उनके जो मेंबर्स की एज है वो 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए। कई बार ना हम लोग इसको ना थोड़ा सा हम लोग कर जाते हैं यार, गलती हो जाती है, उल्ट पुलट कर देते हैं। हमेशा याद रखना कि राज्यसभा की जो स्पेलिंग है वो हमेशा ग्रेटर होते हैं लोकसभा के। जितने बड़े स्पेलिंग होंगे उतनी बड़ी सीट्स होंगी, उतनी ज्यादा एज होगी। फॉर एग्जांपल RAJYA, ठीक है, इनकी जो स्पेलिंग है, ठीक है, और 30 मेंबर्स है। और लोकसभा की जो स्पेलिंग है वो कम है, लोक के कम है, राज्य की ज्यादा है।
तो जितने ज्यादा वर्ड्स होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इनकी एज लिमिट होगी। ठीक है, उनकी 30 से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा की, और लोकसभा की है जो 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यार कि और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनकी। और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यार कि कम से कम इन्होंने एक बार वोट तो की हो यार, इनका कम से कम वोटर कार्ड तो बनाओ, वोटर आईडी कार्ड, वहां पे इनका साइंस में तो हो कुछ ना कुछ, ये मांगते हैं। और अगला क्या है, अगला बोलते हैं अगर कोई बंदे को नॉमिनेशन चाहिए, नॉमिनेटेड सीट चाहिए लोकसभा की, तो दैट इज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, तो उसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना पड़ेगा अगर उसको उसकी रिजर्वेशन सीट चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। ओके, तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन। हमने अभी डिस्कस किया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, राज्यसभा की क्या होनी चाहिए, सेम होती है। वैसे इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम है। अगर इनकी इलेक्शन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, पीएलएसटी भी, और बट इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 82(1) हमें बताता है यार कि इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है कैसे है। तो पहले डिस्क्वालिफिकेशन आती है अंडर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ठीक है, और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो मैं कोई प्रॉफिट गेन कर रहा हूं, कोई गवर्नमेंट के अंडर, मैं कोई कंपनी के अंडर काम कर रहा हूँ, बहुत तगड़ी कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो कि मैं एलआईसी का मालिक बन गया, ठीक है, मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ। पॉसिबल है यार? नहीं पॉसिबल है ना, मैं अंडर प्रॉफिट हूँ। ठीक है, तो होल्डिंग एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, कि मैं कोई ऑफिस मैंने ऊपर ऑफिस के ऊपर हूँ और मैं प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ उससे। फॉर एग्जांपल ले सकता हूँ यार कि मैंने कोई कंपनी ओपन कर ली बहुत तगड़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके। नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग है मेंटली वेल ना होना, कि थोड़ा सा बंदा सनकी होना, अच्छा नहीं है, मेंटली वेल नहीं है। थर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट। यार ऑलरेडी जो एमपी बैंकरप्ट है यार, वो तो हमारे पूरी लोकसभा, मैं कहता हूँ पूरे देश को बैंकरप्ट कर देगा यार। इसका मतलब तो यही हो गया ना। नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सिटीजन ना हो। कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल मैं भी एमपी हूँ, ठीक है, राज्यसभा का और लोकसभा का, किसी का भी एमपी हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं अमेरिका में गया और मैंने वहां की वॉलंटरली मैंने किया कि यार अपने देश की नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया और मैंने अमेरिका की जो सिटीजनशिप थी उसको एक्वायर कर दिया। दिस इज कॉल्ड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट आता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि यार अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया हो उसके अंडर मेरे को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, जो अगर इसकी मैंने ब्रीच किया हो। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे सारे जने, ठीक है, कर दो। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे, पीछे हमने डिस्कस किया कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन होती है, बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ याद आ रहा है एंटी डिफेक्शन से, कि शेड्यूल नंबर कौन सा, शेड्यूल नंबर जो 10 था उसके अंडर हमारे में बात की गई है। ओके, अभी ये आर्टिकल नंबर 102 उसकी जो सेकंड पार्ट में हमें बोलते हैं यार कि जो बंदा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जो कि कोई भी मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, बाय द एंटी डिफेक्शन लॉ के, अगर कोई बंदा पाया गया 10 शेड्यूल को हार्म करता हुआ, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, पाया गया तो उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता क्या है उसके बारे में देखो। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि कई बार पता क्या होता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आज शायद आप अपनी मूवी देखी हो मैं ही राजा मैं ही मंत्री, शायद मूवी देखी हो आप लोगों ने, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। उसमें क्या होता है, उसमें ना जब वो बंदा इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसके जो इलेक्टेड हुए मेंबर्स होते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमें बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट हो गया इंडी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में सिलेक्ट हो गया, मेरे को ना बीजेपी पार्टी ने इलेक्ट किया था, तो मैंने देखा कांग्रेस पार्टी ठीक है यार, तो मैंने सिलेक्ट मेरे को उन्होंने किया बीजेपी ने, और मैं कहता हूं बीजेपी आई एम लीविंग, बाय बाय, आई एम गोइंग टू कांग्रेस, मैं कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिला लेता हूं कि यार भाई ठीक है बीजेपी को छोड़ दो, मैं कांग्रेस के साथ बैठ जाता हूं। ऐसा नहीं पॉसिबल है। दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भाई मैं तो अपनों का नहीं बन सका यार, तो मैं अपने देश का क्या बनूंगा यार। अगर मैं अपने जो दोस्त है, जो मेरे मेंबर्स हैं, मैं उनका नहीं बन पाया तो मैं उनका क्या ही बनूंगा। तो दिस इज वॉलंटरली गिव्स करना है अपनी मेंबरशिप को कि यार हु इलेक्ट्स दी एंड जॉइन अदर पार्टी, किसी और पार्टी को ज्वाइन करके। ओके, अगला आता है एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस। फॉर एग्जांपल मैं एक लोकसभा का मेंबर हूं, ठीक है, एक कोई चीफ व्हिप है, मतलब एक कोई सीनियर बनाया जाएगा हमारे में, और वो हमें बोल रहा है कि हमें जो राज्यसभा की जो लोकसभा की वोटिंग है हमें यस बोलना है, सभी को वोटिंग एक समान करनी है।
तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं सर, मैं नहीं आपके साथ मानूंगा, मैं तो नो बोलने वाला हूँ कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, पार्टी तो एक है ना, डिसीजन भी एक होना चाहिए सभी का, तुम क्यों अलग होगे? सो इसका मतलब है अगर मैं वोटिंग से मना कर रहा हूं, अगर मैं कहूंगा कि मैं गलत और की वोटिंग डालूंगा, तो इसका मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइन पार्टी। जब अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है यार, कोई इंडिपेंडेंट हो तुम लोग और वो कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो तब उनके अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। अगला पॉइंट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो आफ्टर 6 इयर्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद, सॉरी आफ्टर 6 मंथ्स के बाद वो क्या करते हैं कि पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो विद इन 6 मंथ के अंडर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है। अब अभी तो नॉमिनेट होके आ रहे हो, अभी नॉमिनेट होके आए और अभी तुम लोग लग गए यार किसी पार्टी के वक्त, नहीं लग सकते, विद इन 6 मंथ्स में नहीं लग सकते। हाँ, आफ्टर दिस 6 मंथ के बाद तुम लोग एज अ मेंबर लग सकते हो। अब फिर अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इराइज होता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे ने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर कोई काम कर दिया, कोई बंदे ने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम कर दिया, बट उसको कौन पहचानेगा यार कि उस बंदे ने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर काम किया है? कौन देखेगा? उसको देखेगा जहां चेयरमैन, अगर उसने राज्यसभा में किया होगा तो चेयरमैन देखेगा, अगर उसने लोकसभा में किया है तो स्पीकर देखेगा। ओके, तो जो क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पर लिख रहा हूं, जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन, क्वेश्चन ऑफ एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का जो क्वेश्चन हो रहा है, अराइज हो रहा है हमारे अंडर यहाँ पे, वो कौन देखेगा? वो देखेगा स्पीकर देखेगा, ठीक है, अगर ये हमारा लोकसभा में है, और जो हमारा चेयरमैन देखेगा, चेयरमैन देखेगा अगर ये हमारा राज्यसभा में। तो यार इसी प्रकार से जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, याद करो जो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिस्क्वालिफिकेशन, सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन, अब उनके क्वेश्चन को कौन देखेगा यार? अब देखो कोई बंदा पागल है, फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता लगेगा वो बंदा सनकी है, मेरे को नहीं पता एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा और एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अब वो बंदा पागल सनकी है। अब उसके जो क्वेश्चन होगा उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा प्रेसिडेंट। याद कर लो भाई, जो प्रेसिडेंट है, यहां पे लिख रहा हूं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो देखेगा ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जो सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो प्रेसिडेंट देखेगा उसके क्वेश्चन को, और जो एंटी डिफेक्शन का है उसके क्वेश्चन को कौन देखेगा? लोकसभा का स्पीकर, या फिर राज्यसभा में अगर हुआ है तो उसका चेयरमैन देखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर क्या क्या चीजें आई गई हैं, और कैसे कैसे उन्होंने आर्टिकल 102 हमें कैसे बोलता है 10 शेड्यूल के बारे में, कि जो 10 शेड्यूल के अंडर कैसे वो बंदे जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो जस्ट मेक अ नोट ऑन इट। ओके, तो देखो यार पिछली बार हमने अभी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बेसिस सब कुछ हो चुका है यार, कि कैसे कैसे हमारी लोकसभा का क्या, राज्यसभा में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसे होती है मेंबर्स की, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब यार मेन बात आती है कि यार कि लोकसभा के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे, उसका जो स्पीकर के बारे में, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसकी इलेक्शन कौन करता है? इसकी जो इलेक्शन होती है वो कौन करता है, वो कैसे सिलेक्ट होता है यार? वो सिलेक्ट होता है बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के मेंबर्स ही सिलेक्ट करते हैं एक स्पीकर को। ओके, और जो एक ना होता है कि डेट होती है, जो डेट होती है ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर की, वो फिक्स्ड होती है बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसे, कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी जो डेट है वो फिक्स होती है। ओके, जो स्पीकर है यार, अब जो स्पीकर है वो जब रिजाइन करता है वो किसको रेजिग्नेशन देता है? टू द डिप्टी स्पीकर। स्पीकर ऑलवेज गिव रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ओके, अब आगे डिस्कस करेंगे इसकी कुछ पावर्स और इसकी कुछ ड्यूटीज को। सबसे पहली जो पावर है, जो है इसकी मेन, जो इसकी कह सकते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक क्लास की मॉनिटरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि क्लास के डेकोरम को ख्याल में रखना, उसके डेकोरम को मेंटेन करना। सो टू मेंटेन अ डेकोरम इन द लोकसभा, उसकी जो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड क्या है? एडजॉर्न हाउस। इसका मतलब है कि एक हाउस को एडजॉर्न कर देना, मतलब उसके सेशन को, मतलब उसकी जो एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंडर उसको थोड़ा डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो एक सेशन है या एक पीरियड है, एक टाइम है, उसको थोड़ा एक उसको डेफिनेट टाइम के लिए उसको थोड़ा हटा देना, उसको खत्म कर देना सेशन को। ओके, अगला बात करते हैं सस्पेंड इन द एब्सेंस ऑफ क्वोरम। क्वोरम का मतलब क्या होता है? क्वोरम का मतलब होता है एटलीस्ट इन द लोकसभा 1/10 ऑफ द मेंबर्स तो आए, एक लोकसभा के अंदर 1/10 मेंबर तो आए, मतलब
एक लोकसभा का एक जो लोकसभा है वो तब भी चलेगी एटलीस्ट जब उसमें 55 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। एटलीस्ट जब उसमें 55 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तभी तो कुछ डिस्कशंस करेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ करेंगे। ओके, तो मतलब quorum क्या होता है? quorum मतलब होता है जब हमारे 1/10 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे आगे बात करेंगे वोट कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ ड्रॉ। मतलब यार जो स्पीकर होता है वो कभी भी फर्स्ट टाइम वोट नहीं करता, वो कभी भी वोट नहीं करेगा फर्स्ट टाइम में। वो हमेशा क्या करेगा, एक कास्ट करेगा वोट को। मतलब यार अगर ठीक है एक बिल्ले से आइज और नो, अगर आइज और नो सेम होगी, ठीक है, और ये कुछ पता नहीं लग रहा है कि अब क्या करें, कि दोनों साइड से तो ड्रॉ हो चुका है, तो तब वो एक वोट करेगा, दैट इज कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होता है इन केस ऑफ ड्रॉ ओनली। अगला बोलते हैं कि जब जॉइंट सिटिंग होती है, जब हमारा जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके दौरान जब राज्यसभा या लोकसभा की कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, जब एक राज्यसभा मना कर दे या लोकसभा हाँ करे, तो तब क्या करता है प्रेसिडेंट, एक जॉइंट सिटिंग बिठाता है। और जो जॉइंट सिटिंग होती है उसका जो मेन प्रिजाइड होता है, जो उसका मेन हेड होता है वो होता है हमारा स्पीकर। स्पीकर जो है वो हमारा प्रिजाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। ओके, अगला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी बिल, क्लियर कि आइदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, इसको आइडेंटिफाई करता है जो हमारा स्पीकर है। कि ये स्पीकर का जो फाइनल आंसर होगा यही होगा कि अगर स्पीकर ने बोल दिया कि दिस बिल इज मनी बिल तो यस दिस बिल इज मनी बिल, अगर उसने मना कर दिया तो नहीं है, इसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है मनी बिल का। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ एंटी डिफेक्शन। अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, जो एंटी डिफेक्शन है उसके अंडर वो क्वेश्चन जो है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा बंदे ने एंटी डिफेक्शन किया है, उसको हटाना चाहिए या उसको नहीं हटाना चाहिए। अगला है यार देखो, आगे हम लोग पार्लियामेंट के बाद डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज। यार पार्लियामेंट्री कमेटीज मतलब पीएससी एस्टीमेट्स कमेटी होगी, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज होगी, फिर उसके बाद काफी डीआरसीएस कमेटीज आती हैं एंड मैन्यूअल आते हैं, 24 डीआरसीएस कमेटीज हैं उसके बारे में, और उनके जितने भी मेंबर्स हैं। अब देखो एक कमेटी है उसका हेड ना कोई तो होगा, जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनका जो चेयरमैन होता है उनको कौन अपॉइंट करता है? बाय द स्पीकर। दिस थिंग इज द प्रिविलेज ऑफ द स्पीकर ऑफ, दिस इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा की ये पावर्स और ये ड्यूटीज हैं। क्या जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये करता है और ये नहीं करता, तो मेन इसकी ये मेन पावर्स है। बट इसकी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स है वो कौन सी पावर्स है कि मनी बिल को आइडेंटिफाई यही करता है, और तो और जो हमारी वोट है वो कास्टिंग वोट करता है हमेशा, और ये प्रिजाइड करता है हमेशा इसको जॉइंट सिटिंग को, ये प्रिजाइड करता है। पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, अगर इसके बाद आपको कोई डाउट हो। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर। यार जो डिप्टी स्पीकर है ना, मतलब स्पीकर हो गया, ठीक है, उसके बाद उसका लोअर रैंक आता है वो आता है डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि यार अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो, अगर स्पीकर को कुछ हो जाए तो उसको कोई प्रिजाइड तो करेगा ना मीटिंग्स को, तो वो डिप्टी स्पीकर करेगा। ओके, तो जो डिप्टी स्पीकर है वो भी इलेक्ट करता है सेम बाय द लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही वो इलेक्ट होता है। और डेट ऑफ इलेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर के द्वारा, इसकी जो डेट होती है वो फिक्स होती है। ओके, अब जब डिप्टी स्पीकर होता है ये क्या करेगा, ये दो जगह पे प्रेसिडेंट स्पीकर की तरह पावर मिलेगी उसको। मतलब दो केसेस हैं जब जो हमारा डिप्टी स्पीकर है उसको पावर्स मिलेंगी ऑफ स्पीकर की। फर्स्ट पावर्स क्या है? फर्स्ट जगह पे स्पीकर ऑफिस इज वेकेंट, अगर स्पीकर ने रेजिग्नेशन दे दिया हो, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को, या फिर स्पीकर की डेथ हो गई हो, ठीक है, तो या फिर स्पीकर को मतलब इंपीच कर दिया, बाहर निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो तब क्या होगा, तब हमारा डिप्टी स्पीकर है वो एज अ स्पीकर का मेन रोल प्ले करेगा। तो जो डिप्टी स्पीकर होगा वही जो बंदा, अब देखो स्पीकर निकल गया, अब जो डिप्टी स्पीकर है वो जॉइंट सिटिंग को भी करेगा, वो मनी बिल को भी देखेगा, ईच एंड एवरीथिंग अब वो डिप्टी स्पीकर देखेगा। ओके, अब सेकंड केस है अगर स्पीकर एब्सेंट हो, मतलब स्पीकर नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो स्पीकर नहीं है, तो इन दो केसेस के ऊपर जो हमारा डिप्टी स्पीकर है वो अज्यूम करता है पावर किसकी? स्पीकर की वो अज्यूम करता है पावर्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट डिप्टी स्पीकर, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एंड नोट डाउन इट। ओके, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं यार, एक ना वर्ड आता है आगे स्पीकर प्रोटम। स्पीकर प्रोटम वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार सीडीएस में पूछा गया है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया स्पीकर प्रोटम का मतलब क्या होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल बताओ यार कि यार जो जितने भी मेंबर्स है ना, मतलब कि पार्लियामेंट के, उनको ना एक ओथ और एफर्मेशन लेनी पड़ती है, उनको ओथ लेनी पड़ती है।
अब जो उनकी ओथ है वो कौन देखेगा? फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यार आज लोकसभा डिसॉल्व होगी, ठीक है, आज लोकसभा डिसॉल्व होगी और क्या हुआ, कल जो लोकसभा नई लोकसभा और आ गई वहां पे, अब नई लोकसभा आ गई वहां पे, ठीक है, अब नई लोकसभा का संगठन हो गया जी, लोकसभा बैठ गई। अब जब लोकसभा बैठेगी ना, उससे बैठने के पहले होगी ऑथ और अफर्मेशन। वो क्या करेगा, जो प्रेसिडेंट होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, वो ना मेनली एक बड़े से आदमी को उठा लेगा, वो देखेगा कि पूरी लोकसभा के अंडर कौन सा सबसे बड़ा आदमी है, मतलब सीनियर मोस्ट। वो क्या करेगा, वो सीनियर मोस्ट बंदे को, सीनियर मोस्ट, मैं कह रहा हूं सीनियर मोस्ट जो इंसान होगा उसको वो करेगा एज अ स्पीकर। सीनियर मोस्ट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ स्पीकर, नॉट परमानेंटली बट टेम्पररी। उसको सीनियर मोस्ट पर्सन को टेम्पररी स्पीकर बनाएंगे ताकि कि वो बंदा क्या करेगा, ओथ 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 एंड अफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन ले सके बाकियों की, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ताकि कि वो सीनियर मोस्ट बंदा है, ताकि वो बाकी बंदों की ओथ ले सके और ऑफ दी लोकसभा की। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन है, और स्पीकर प्रोटम वर्ड यूज होता है। इसका मतलब क्या है, टेम्पररी पर्सन, टेम्पररी स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर फॉर वीक्स। यार ये मतलब बंदा कुछ चंद वीकों का मेहमान है एज अ स्पीकर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नया स्पीकर के लिए इलेक्ट होंगे मेंबर्स, एक नया स्पीकर बनेगा, फिर डिप्टी स्पीकर बनेगा, इस बंदे को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब इतना, अब देखो, अब कोई ना कोई स्पीकर तो चाहिए कि जो कि सभी की ओथ एफर्मेशन ले सके पहले दिन में आके ही, इसलिए स्पीकर प्रोटम वर्ड यूज करते हैं। एक सीनियर मोस्ट बंदे को उठा देते हैं, भाई तू उठ जा, तू एक हिसाब से पूरी लोकसभा की मीटिंग का संगठन कर, और उन बंदों को ओथ जब एफर्मेशन मिल जाए, सभी की ओथ हो जाए मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तब उसके बाद तू हट जा भाई। उसके बाद हम लोग इलेक्शन करेंगे ऑफ द स्पीकर एंड उसके बाद डिप्टी स्पीकर की। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ लगा होगा स्पीकर प्रोटम का। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद दैट दी राज्यसभा। अब हम लोग राज्यसभा के चेयरमैन की बात करते हैं। हम लोगों ने लोकसभा के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, अब जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है ना, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है ना हमारा, वही हमारा चेयरमैन होगा ऑफ राज्यसभा का। वो ये कौन है, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, he is the ex officio, he is the ex officio chairman, he is the ex officio chairman of the राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का ये एक हिसाब से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है जी, क्योंकि चेयरमैन जो राज्यसभा का है वो है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब यार ये वाइस प्रेसिडेंट तो है, अब मान लो अगर इसको इंपीच करना, अगर चेयरमैन को हटाना हो राज्यसभा से, अब राज्यसभा का चेयरमैन अगर हटाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाना पड़ेगा। अगर ये चेयरमैन, अगर ये वाइस प्रेसिडेंट के पद से हट गया तभी ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से हटेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हट गया अपने पद से, तभी हमारा जो चेयरमैन है वो अपने पद से हट जाएगा, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट ही तो चेयरमैन है, ठीक है ना। तो अगर इसको हमें डिसॉल्व करना है, अगर इसको बाहर निकालना है, तो हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट, उसको अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से हट जाएगा। ओके, अब यार अगला क्वेश्चन राइज होता है यार दिमाग में यार कि इनके कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो जो राज्यसभा का चेयरमैन है ना, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उसके पास ना दो एक्स्ट्रा पावर्स है स्पीकर के पास। मैं क्या बोल रहा हूं, जो स्पीकर है, स्पीकर के पास दो प्रिविलेजेस हैं, टू प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे क्या क्या है। पहली प्रिविलेज बोलता है यार, और दो प्रिविलेज। पहली प्रिविलेज बोलता है कि मनी बिल, यह जो स्पीकर है वही आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। और सेकंड पावर है कि वो प्रिजाइड करता है हमेशा जॉइंट सिटिंग के, जॉइंट सिटिंग के ऊपर हमेशा वो प्रिजाइड करता है, प्रिजाइड करता है। दिस आर द पावर्स ऑफ स्पीकर, जो कि स्पीकर के पास दो एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं है। ओके यार, अब होता क्या है ना, अब देखो, दिस इज ऑल अबाउट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। ओके यार, अब अगला क्वेश्चन आता है यार प्रेसिडेंट। मान लो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो, या फिर प्रेसिडेंट बीमार हो, ठीक है, तो तब क्या करेगा, तब हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है
वो क्या करेगा, वो एज अ एक्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। तो जो हमारा फिर डिप्टी चेयरमैन होगा ना, जो हमारा डिप्टी चेयरमैन है वो एज अ चेयरमैन की तरह काम करेगा। ही इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और वो ही जो होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करेगा। ओके, अगली बात आती है कि जो इसको अलाउंस मिलता है, जो इसको सैलरी मिलती है, जो चेयरमैन की सैलरी होती है ना, जो चेयरमैन की सैलरी है, जो इसकी सैलरी है वो इसको वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलती है, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हिसाब से, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हिसाब से नहीं मिलती है। इसको मिलती है वाइस प्रेसिडेंट के पद के हिसाब से इसको सैलरी मिलती है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्टी चेयरमैन। ओके, ठीक है, तो अगला पॉइंट, आगे हमारे पास पॉइंट्स आते हैं डिप्टी चेयरमैन के। यार कि डिप्टी चेयरमैन की जरूरत ही क्यों पड़ी? यार देखो, अगर जो हमारा चेयरमैन है, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उसको इलेक्शन है, वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, तो कोई ना कोई बंदा तो हो हमारे पास जो कि एज अ डिप्टी चेयरमैन, जो हमारा चेयरमैन की तरह एक्ट कर पाए, वाइस प्रेसिडेंट की तरह। इसलिए हमें डिप्टी चेयरमैन की जो है वो हमारे पास आती है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यार जो डिप्टी चेयरमैन है ये कब कब आता है? जब जो हमारा चेयरमैन है, जब हमारा जो चेयरमैन है, जब जो हमारा चेयरमैन है वो क्या करे, वो एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, वो एक्ट कर रहा हो, एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। ओके, सेकंड थिंग कब होगी यार? जब वो जो मतलब है वो एब्सेंट हो। ठीक है, नहीं, जब जब मतलब वो अपना एब्सेंट हो। ठीक है, थर्ड कब होगा ये, जो डिप्टी चेयरमैन है कब वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, कब वो एक्ट करेगा, एक्ट एज अ चेयरमैन। जो डिप्टी चेयरमैन है वो कब करेगा चेयरमैन की तरह एक्ट? जब वो रेजिग्नेशन हो हमारे किसकी, रेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की रेजिग्नेशन हो। अब यार जब चेयरमैन की रेजिग्नेशन होगी ना, अगर वाइस प्रेसिडेंट बाहर निकल गया तो भाई हमारी फिर री इलेक्शन होगी वाइस प्रेसिडेंट की, जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की फिर उसके बाद क्या होगी, एक इलेक्शन हो जाएगी। ओके, तो अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द डिप्टी चेयरमैन। यार अब बात आती है कि जब डिप्टी चेयरमैन एक्ट करेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एज अ चेयरमैन, तो यार उसको जो प्रिविलेज मिलती है ना चेयरमैन को, वही प्रिविलेज डिप्टी चेयरमैन को भी मिलेंगी, सेम प्रिविलेजेस मिलेंगी, कोई भी फर्क नहीं होगा। तो ठीक है, आज के टॉपिक में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है कि कैसे पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है, मेन ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद जो उनके जो स्पीकर के बारे में किया है, ठीक है, स्पीकर प्रोटेम के बारे में डिस्कस किया, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यार एक बात बोलूं, अगर अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर करके देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को, और यार सपोर्ट करो खींच के। बाकी कोई चक्कर नहीं है यार, हो जाएगा पेपर क्लियर यार, एनडीए का और सीडीएस का पेपर क्लियर हो जाएगा। जितना पढ़ाया गया ना वही कर जाना, सिर्फ उसके अलावा करने की कुछ जरूरत नहीं है, यही करना और आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अभी तक 8 क्लासेस ले चुका हूँ पॉलिटी की, मैंने काफी अच्छा पढ़ाया, आप एक बार जरूर देखो वहां पे जाके। ठीक है, और जितना कराया एक बार आप देखिए इनको, और इसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाला। और बाकी यार हार मत मानो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बाकी देखा जाएगा जो बनेगा रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, बट मेहनत करना हमारे हाथ में, तो मेहनत करो, खींच के करो। ये था आज के लिए। कल के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, कल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके कई इमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या इमोशंस है। उसके बाद हम लोग फाइनेंस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक है, प्राइवेट बिल क्या होता है, पब्लिक बिल क्या होता है, उसके बाद कल डिस्कस होगा। तो उसके बाद हम करेंगे अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। ठीक है, कल ये सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो फ्रॉम माय साइड, जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।